नमस्कार साथियों, मैं संजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज की रीट की क्लास में। आज हम इतिहास के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने जनपद का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है और इसी तरह से भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 जनपदों का उल्लेख है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से महाजनपद नहीं था? पांचाल, मगध, कंबोज, आमेर। तो इसमें आमेर महाजनपद नहीं है। पांचाल, मगध, कंबोज तीनों ही महाजनपद हैं। कंबोज की राजधानी राजपुर, मगध की राजधानी राजगृह, पांचाल की राजधानी अहिछत्र और पांचाल्य। इसके बाद में निम्न में से राजस्थान से संबंधित महाजनपद नहीं है? मत्स्य, जांगल, सूरसेन, ये सभी। तो राजस्थान से संबंधित महाजनपद ये तीनों ही हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मत्स्य प्रदेश, जांगल प्रदेश, सूरसेन। मत्स्य में अलवर के आसपास के क्षेत्र, जांगल में बीकानेर, जोधपुर, सूरसेन के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के कुछ क्षेत्र शामिल थे, इसलिए ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार, काम्बोज, कौशल, कुरु। तक्षशिला उत्तरापथ भी कहा गया है इसे मौर्य काल में। यह गांधार प्रदेश की राजधानी थी। कंबोज प्रदेश की राजधानी राजपुर। कौशल प्रदेश की जो राजधानी है इसके बारे में श्रावस्ती। और कुरु, इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। कुरु कौरवों का साम्राज्य, महाभारत काल में हम देख चुके हैं। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था? अंग, मगध, सूरसेन, अवंती। तो ये बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। उसके बाद में निम्न में से किस राज्य के राज्य चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीकानेर के राज्य चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह, क्योंकि बीकानेर जोधपुर के आसपास के प्रदेश को जांगल प्रदेश कहा जाता था, इसलिए वहाँ के राजा अपने राज्य चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह काम में लेते थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो सामान्य प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? मेगस्थनीज, नागार्जुन, कौटिल्य, पतंजलि। सामान्य प्रश्न है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। निम्न में से किस मौर्य शासक ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? सामान्य प्रश्न है, यह भी चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में संथारा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते हैं? ये प्रश्न मैंने पिछले पेपर में भी दिया था। अब आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने मित्रोचेटस की उपाधि दी है। एक चीज मित्रों ध्यान रखना, बिंदुसार और बिंबिसार ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। बिंबिसार हर्यक वंश में हुए हैं और बिंदुसार मौर्य वंश में। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में किस मौर्य शासक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? बुद्ध शाक्य यानी बुद्ध की प्रजा। तो ये शिलालेख जो हैं अशोक से शुरू होते हैं भारतीय इतिहास में। तो अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य बताया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्ध तीन जो बुद्ध धर्म के हम
पार्ट कह सकते हैं, धम्म, संघ और बुद्ध, इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, वह शिलालेख है भाब्रू। भाब्रू राजस्थान में है और शोपारा महाराष्ट्र के अंदर है। धौली शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उड़ीसा में है। मानसेहरा ये पाकिस्तान में है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी के बारे में आप जानते हैं कि इनमें खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। उसके बाद में कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 7, 5, 3, 10। तो कौटिल्य के बारे में हम जानते हैं कि कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है और राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये 7 अंग रिपीट कर लेते हैं: राजा, अमात्य, जनपद, सेना, कोश, दुर्ग और मित्र। तो ये 7 अंग हैं और इनके बारे में अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे आपको 4 अंग दे दिए और उनमें से एक गलत दे करके पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य का अंग नहीं है। किस वंश के शासनकाल में राज्य में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? बहुत बढ़िया सवाल है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुज्जर, प्रतिहार वंश। तो किस वंश के शासनकाल में भारत में केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना हुई? तो पहले तो ये हम देख लेते हैं कि गुप्त वंश और मौर्य वंश, इन्होंने अखिल भारतीय शासन व्यवस्था कायम की थी। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का एक वंश था जो क्षेत्रीय राजवंश हम कह सकते हैं, 60 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 725 ईस्वी में हुई थी, लेकिन यह उत्तर भारत तक सीमित था। गुप्त वंश और मौर्य वंश में से एक विकल्प हम ले सकते हैं। गुप्त वंश 275 ईस्वी में आया था, श्रीगुप्त ने स्थापना की थी। मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व का है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश, क्योंकि सबसे पहले मौर्य वंश ने ही भारत में केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। तो मित्रों, हमारा तरीका है कि एक सवाल से हम 3 से 4 सवाल हल करना सीखें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, भद्रक। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी आंध्र प्रदेश में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, जिसने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त, उसके बाद में समुद्रगुप्त और उसके बाद में स्कंदगुप्त। ये इनका सही क्रम है। किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम मिलता है? तो प्राचीन भारत में गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी और इसमें समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम अंकित करवाया। और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसकी आकृति भी अंकित है। परम विष्णु भक्त था। और ये सब जानकारियां हमें हरिशरण की इलाहाबाद प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। प्राचीन भारत में मित्रों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसे भारत के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया? 4 विकल्प हैं: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त। सुदर्शन झील के बारे में 2 मिनट मैं आपको बता देता हूं कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। अशोक के समय इससे महत्वपूर्ण नहरें निकाली गई। शक शासक रुद्रदामन ने इस झील पर बांध बनाकर इसको बांधा था और यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। स्कंदगुप्त के समय झील का बांध टूट गया और यह सुदर्शन की जगह दुदर्शन यानी बैड लुकिंग हो गई थी
और स्कंदगुप्त के आदेश पर चक्रपालित ने इसके मरम्मत करवाई और इसे फिर से सुदर्शन किया और इसके ऊपर एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो जूनागढ़ का प्रथम अभिलेख इसकी हमें जानकारी देता है। तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि स्कंदगुप्त इसका सही आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन थे? इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न दिया था कि मृच्छकटिकम नाटक के जो लेखक हैं यह शूद्रक की रचना है, गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं और मृच्छकटिकम का विषय है चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम गाथा। इसके साथ में अन्य जो लेखक हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि गुप्त काल के लेखक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। विशाख दत्त, इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है। अमर सिंह ने अमर सिंह कोश लिखा है। कालिदास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका, अग्निमित्रम, प्रभाकर वर्धन, मेघदूत, मालविका, अग्निमित्रम, सेतुबंध जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था हर्षवर्धन। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्धन वंश का एक दूसरा नाम भी है पुष्यभूति वंश। 600 से 647 तक ये उत्तर भारत का महत्वपूर्ण वंश रहा था। कन्नौज इसकी राजधानी थी। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, जयपाल। तो निश्चित रूप से धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान राजा था और इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। राष्ट्रकूट के वंश के किस शासक ने 64 वर्षों तक शासन किया? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी 736 ईस्वी में। महाराष्ट्र के आसपास इनका साम्राज्य था और इसकी राजधानी थी नासिक। और इसके जो शासक थे अमोघ वर्ष, इन्होंने 64 वर्ष तक शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण को रोका था? तो नागभट्ट प्रथम इसके प्रतापी शासक थे, जिन्होंने 725 ईस्वी में इस गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी और सिंध की ओर से होने वाले अरबी आक्रमण को इन्होंने रोका था। इसी वंश में नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज जैसे प्रमुख राजा हुए हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं कि संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें कहा जाता था मंडलम, कोट्यम, नाडु, कुर्रम। चोल राज्य ग्राम पंचायत प्रणाली के ऊपर आधारित था, जिसमें सबसे बड़ी इकाई थी मंडलम, उसकी उप इकाई थी कोट्यम, कोट्यम की उप इकाई थी नाडु, नाडु की उप इकाई थी कुर्रम और ग्राम। फिर से रिपीट कर देता हूं, मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम और ग्राम, ये चोल साम्राज्य की इकाइयां थी। और चोल साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान रखनी है, नटराज शिव की प्रतिमा, दक्षिण भारत की नहर प्रणाली, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये सब चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई बातें हैं। किस चोल शासक ने तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया? तो अभी हमने चर्चा की थी कि चोल साम्राज्य में बृहदेश्वर का मंदिर, राजराजेश्वर का मंदिर सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला की प्रतीक के रूप में माना जाता है। और राजा राज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया और वहां पर राज राजेश्वर मंदिर की स्थापना की। किस वंश के शासनकाल में नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? चोल वंश, अभी बता दिया हमने। चालुक्य शासक विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ग्रंथ विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन आ चुका है। विल्लहण ने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी। चालुक्य शासक विक्रमादित्य या विक्रम षष्ठम के दरबार में थे और इन्हीं के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और था, विज्ञानेश्वर, जिसने मिताक्षरा की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद में 2 प्रश्न और हैं। शक वंश के किस शासक की जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है? तो ये हमने अभी चर्चा की थी, सुदर्शन झील की। तो ये रुद्र दामन है, जिनकी जानकारी हमें
जूनागढ़ लेक से प्राप्त होती है। और भारत का प्रथम कुषाण राजा कौन था? प्रमुख कुषाण राजा। तो भारत में मुख्य रूप से 3 कुषाण शासक हुए हैं, कुशल फड़वीस, भीम फड़वीस और कनिष्क। तो इन तीनों में कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण हुआ है। कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत का प्रचलन किया था और इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप रिपीट कीजिए। और ये कक्षा 10 के अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान के पहले लेसन से संबंधित थे। और आप कक्षा 10 की इस पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्राचीन भारत और मध्यकाल के बारे में इसमें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हुई है। और अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।